मैं डॉक्टर तबरेज़ अनीस, विभाग प्रभारी मध्यकालीन इतिहास विभाग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इसका जो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था, उसका सेकंड पार्ट जो है वो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस पर जाके उसको देखिएगा, तब आपकी कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन होगी। वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया उसमें मुझे ऐसा लगा कि कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई। कमेंट मुझे ऑफ करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कोई भी एडवर्स कमेंट हमारे यूट्यूब पे चैनल या किसी मेरी वॉल पे करोगे, फेसबुक वगैरह पे, तो जो मेरे बच्चे हैं वो आपसे लड़ाई करने लग जाएंगे और वो लड़ने लगेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता। फिर एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, आपको करना कुछ है, आप करने कुछ लग जाते हो। आपको पढ़ना है, आपको राजनीति में नहीं पढ़ना है और आप सब में पढ़ने लग जाते हो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने लग जाते हो। तो ये सब मैं नहीं चाहता, इस वजह से मैंने पिछला कमेंट ऑफ कर दिया। इसलिए नहीं किया मैंने ऑफ कि मैं आपका जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब बहुत अच्छा दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को जो विचारधारा से जो लोग ग्रसित होंगे वो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और उनको मुझे समझाना भी नहीं है। एक्चुअली मैं पहले आपको बताता हूं, अगर आपका जो ये वीडियो या लेक्चर देखने में अगर आप किसी जातिगत भावनाओं से या धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं तो फिर आप ऑफेंड हो जाएंगे इसको देख के, ठीक है, आपकी भावनाएं फिर आहत हो जाएंगी, तो कृपया इसको ना देखें। जो लोग इतिहास समझना चाहते हैं, जो लोग इतिहास पढ़ना चाहते हैं, वो लोग देख सकते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षक जो होता है, कोई भी अच्छा शिक्षक होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना उसकी कोई जाति होती है। शिक्षक होने का धर्म और जाति शिक्षक होना ही है। अगर मैं किसी विचारधारा से प्रेरित होकर आपको कोई इतिहास बताऊंगा तो कभी उसको अच्छा बता ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैं एक टीचर के रूप में जब मैं बताता हूं या कुछ कहता हूं या मुझसे आप आके पूछेंगे, कुछ सवाल करेंगे, मेरे डिपार्टमेंट में भी आके कहेंगे, तो मेरे लिए आप एक स्टूडेंट हैं। मैं किसी भी तरीके से भेदभाव मेरे परिवार में ना सिखाया गया है, ना हम लोग करते हैं और नहीं करना चाहिए किसी भी शिक्षक को किसी भी तरीके का भेदभाव। आपको हो सकता है कि मेरे धर्म पर पर्टिकुलर धर्म से वगैरह से कोई ऐसी परेशानी हो सकती है कि ये पर्टिकुलर धर्म के हैं इसलिए लोग उनका झुकाव इस तरह है, लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से विचारधाराओं का, दक्षिणपंथी विचारधाराओं का विरोध मेरा होता है, तो मेरे ही समाज में भी मेरा विरोध होता है। वो विरोध तो मेरा होता ही रहता है, उसकी हमें आदत है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, जो भी वीडियो देखते हो, मेरे वीडियो देखने की उम्र, मेरे वीडियो देखने 18 से 25 की उम्र है। इस वक्त आप लोगों का जो काम है वो पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके अच्छा सिलेक्शन लो, सबका नाम रोशन करो, अपने घर का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो और अपने देश का नाम रोशन करो। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोई ज्ञान लेके मुझसे बहस करने आएंगे तो आई एम सॉरी टू से आपको किताबों का अध्ययन करना चाहिए। किताब कौन सी पर अध्ययन करना चाहिए आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें किताबों को भी बताऊंगा कि IAS PCS और JNET और JRF के लिए कौन कौन सी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप मोटा मोटा देख लो, जो JNU में चलती है, जो BHU में चलती है, जो DU में चलती है, या जो AMU में चलती है, जो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलती है, वो सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं और स्टैंडर्ड किताबें हैं। उनसे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपकी बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं जो आपकी व्हाट्सएप और फेसबुक से आ जाती हैं वो दूर हो जाएंगी। खैर ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता था, तो कमेंट मैं इसीलिए नहीं ऑफ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। अगर आपको किसी तरीके की बात करना है तो मेरे विभाग आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं होपफुली आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप किताब पढ़ के आइएगा तो फिर बात करिएगा, ठीक है। अब हम चलिए आगे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। वो टॉपिक जो हमारा है वो है सल्तनत काल का सामाजिक व्यवस्था, और हम जो है पिछले वीडियो में अरबों के आक्रमण के बारे में बात कर चुके थे। तो अरब, ये मैंने अंत में ये भी मैंने बताया था कि अरब लोग जो सिंध से आगे हिंदुस्तान में और आगे बढ़ नहीं सके, उस वक्त के जो शासक थे, भारतीय शासक थे, उन लोगों ने बहुत ही उसका पुरजोर विरोध किया और उनको अंदर घुसने को नहीं दिया, लेकिन उनको सिंध से निकाल भी नहीं सके। अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र के हिसाब से सब अपना अपना शासन चला रहे थे। अब हम बात करते हैं अरबों के बाद जो हैं दूसरा जो विदेशी आक्रमण होना शुरू होता है वो तुर्कों का होता है। तुर्क, जिसमें महमूद गजनी का नाम पहले आता है, जिसको महमूद गजनवी कहते हैं, महमूद गजनी कहते हैं, वो गजनी अब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर और ईरान के बॉर्डर पे एक छोटी सी जगह थी जिसके फादर सुबुद्दीन थे, और उसके बॉर्डर पे एक अफ़गानिस्तान, जो इस टाइम अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे हिंदू शाही शासक वर्ग थे, जहाँ पे जयपाल, अनंतपाल वगैरह रूलर थे। तो वो भारतीयों वो भारत की सीमा पे
तैनात थे और एक शक्तिशाली शासन चला रहे थे। महमूद गजनी से पहले ही सुबुतगुन से भी लड़ाई होती है। फिर महमूद गजनवी जब शासक बनता है 998 के आसपास, 998 के आसपास, तो वो ये प्रण लेता है कि मैं हर साल भारत पे जो एक मूर्ति पूजकों का देश है उसके ऊपर हमला करूंगा, और ये कहता है कि मैं जिहाद का नारा देता है कि मैं जिहाद करूंगा और हर साल जो है भारत के ऊपर हमला करूंगा। एल्फिंस्टोन इतिहासकार हैं, वो कहते हैं महमूद गजनी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण करके वो जगह पे हमला करता था, जगह को, और उसका जो आक्रमण हुआ करता था वो आम जनता ना होके उसका आक्रमण मंदिरों और महलों पे हुआ करता था, और वो नॉर्मली वो महलों को भी अवॉइड करता था जो जहाँ सैनिक वगैरह ज़्यादा हो, क्योंकि उसका उद्देश्य यहाँ पर हमला करके यहाँ पे कब्जा करके अपना राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य, उसने वो बोलता तो था कि मैं इस्लाम के प्रचार के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए क्या ऐसे किसी धर्म का प्रचार हो सकता है कि आप किसी जाके धार्मिक स्थल को तोड़ दें या किसी धार्मिक स्थल को लूट लें। तो ऐसे तो धार्मिक स्थल का प्रचार, आपका धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, बल्कि आपको उससे घृणा जो है वो पैदा हो जाएगी समाज में, ना कि धर्म का आपका प्रचार होगा। तो महमूद गजनी हर साल नॉर्मली वो क्या करता था कि हिंदुस्तान की बारिश के बाद, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास वो वहाँ आता था भारत में, और मार्च अप्रैल से पहले पहले वो अपने देश में वापस लौट जाता था, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, कंपैरेटिवली यहाँ पे सर्दी कम पड़ती थी। तो इस सर्दियों के टाइम पे वो हमला करता था, और बारिश में क्या होता था कि भाई गाँव का शहर देश था, सड़कें इतनी नहीं थी, तो पानी का जल भराव इतना हो जाता था कि मिलिट्री का मूवमेंट जो है वो बाधित हो जाता था। इसी कारण से क्या होता था कि वो बारिश के होने से पहले पहले ही वापस लौट जाया करता था, और वो बहुत सारे धन लूटता था। तो हम समाज की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल इतिहास में नहीं जाते, पर मोटी मोटी बात ये जाने कि महमूद गजनी के हमले का उद्देश्य धर्म का प्रसार ना होकर धन लूटना था, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों और महलों में धन बहुत एकत्रित था, तो वो यहाँ पे हमला करता था और धन लूट के अपने यहाँ ले जाता था। लेकिन उसकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि भारत के ऊपर हम अपनी राज्य जो है वो बनाएं। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज से उसने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था, पंजाब और उसके लाहौर वगैरह का अधिग्रहण इसलिए कर दिया था कि भारत के ऊपर मिलिट्री मूवमेंट जो लॉन्च करना, आक्रमण जो है वो आसान हो जाए। और भारतीय जो उसके सेना की कमान थी, तिलक नाम के एक हिंदू को सौंपी थी कि ताकि जो है वो भारत की ज्योग्राफी वगैरह के बारे में बेहतर तरीके से जान सके, क्योंकि जब भी आप कहीं पे हमला करेंगे तो वहाँ का भौगोलिक स्थिति जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल महमूद गजनवी के हमले से फिर जब वो 1027 के आसपास मर जाता है, 1030 के बाद जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला आक्रमण 1030 के बाद 1175 तक नहीं होता है। 1175 में जब हमला होता है तो मोहम्मद गौरी का होता है। मोहम्मद गौरी जब ये शासक जो अभी तक जो प्राचीन काल से भारत पे आक्रमण होते रहे हैं भारत विदेशियों के, वो नॉर्मली खैबर पास से होता था, जो कि एक दर्रा होता था। दर्रा मतलब पास, दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती थी उसको दर्रा कहते थे। तो खैबर दर्रे से जो है वह अक्सर हमला हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने खैबर दर्रे से हमला ना करके गोमल दर्रे से हमला किया, जिससे वो गुजरात की तरफ से निकला। अब ये क्यों है ये ढूंढिएगा किताब में, नहीं पता कर पाएंगे तो अगर आप हमारे पास तक पहुंच सकते हैं तो हमारे पास आइएगा तो मैं आपको बता दूंगा क्यों है, लेकिन वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो गोमल से जब ये लोग मोहम्मद गौरी हमला किए तो गुजरात में पहला विजय करके वो पराजित हो गया गुजरात के शासक भीम प्रथम से, क्योंकि उसकी माँ जो थी नैनका देवी वो काफ़ी शक्तिशाली राजपूत लेडी थी और उसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। फिर उसने दोबारा हमला उधर से ना करते हुए फिर वो भी उधरी से आया खैबर दर्रे से, और उसने सबसे पहले धीरे धीरे मतलब मोहम्मद गौरी एक्चुअली 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हारने से पहले गुजरात के शासक से हारा। उसके बाद उसने धोखे से जो गजनवी वंश का शासन था, खुसरो शाह जो था, जो कि पंजाब वगैरह पे थे, वहाँ पर अधिग्रहण कर लिया 1186 के आसपास। और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध के बाद जब वो हार गया तो उससे वो बहुत आहत हो गया और उसने ये डिसाइड किया कि भारत को दोबारा हम जो है हमला करेंगे। और देखिए अगर आप उन लोग की किताबों को उस टाइम के ओरिजिनल सोर्सेस से पढ़ते हैं तो मोहम्मद गौरी इससे इतना दुखी हो गया था कि उसने अच्छे बिस्तर पे सोना बंद कर दिया था, अच्छा खाना बंद कर दिया था, नए कपड़े पहनना बंद कर दिया था, स्त्रियों से संबंध बनाना उसने अपनी रानियों से बंद कर दिया था, और
वो साल भर तैयारी करता रहा किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराना है, और 1192 में दोबारा तराइन के युद्ध में उसने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बताते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री का जब वीडियो बनाएंगे, अभी हम सामाजिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप सामाजिक की स्थिति समझ लें। अब देखिए, मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में फ़र्क इतना है कि भारत में साम्राज्य स्थापित करने की दृष्टि से ही मोहम्मद गौरी आया और एक दो बार पराजित भी हुआ, और जो कि जबकि महमूद गजनवी यहाँ पे धन लूटने की मंशा से आया और यहाँ पे कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करना है। हालांकि वो कभी हारा नहीं, अभी भी हमला करता था, लूट के ले जाया करता था, लेकिन मोहम्मद गौरी पराजित भी हुए, लेकिन उन्होंने साम्राज्य निर्माता मोहम्मद गौरी को मानेंगे हम भारत में, महमूद गजनवी को नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने जब हमला किया और जब यहाँ पे इसको जीत लिया, तो उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने की वजह से उसका कोई वैध उत्तराधिकारी तो नहीं था, लेकिन मोहम्मद गौरी को गुलाम इकट्ठा करने का, यानी दासों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। गुलाम सिस्टम को थोड़ा समझिए। गुलाम का मतलब क्या होता था कि एक्चुअली कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को खरीद लेता था और उसको कोई भी, वो पूरी तरीके से उसके ऊपर अधिकार संपन्न होता था। जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने, जब ये तुर्क थे, तो देखिए इस्लाम में कोई जातिगत व्यवस्था या इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली व्यवहारिक तौर से ये जो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का समाज था, उसमें नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा है। जैसे भारत में जातीय भेदभाव आप देखते हैं, उसी प्रकार से इनके समाज में, सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट के समाज में जातिगत सुपीरियरिटी यानी नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जातिगत भेदभाव है, तो तुर्क लोग जो थे, इन लोग अरब और पर्शियन से जो हैं, पर्शियन देखिए एक अलग जात है, अरब अलग हैं, ताजिक हैं, है ना, तो ये सब अलग अलग हैं, अफ़गान हैं, ये अलग अलग नस्लें हैं, और ये सभी लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया हुआ था, लेकिन ये नस्लीय रूप में अलग थे। तो तुर्क लोग जो हैं अरबों से और जो फारसियों से यानी पर्शियन एम्पायर से जो हारे थे, तो बहुत तादाद में इन लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। तो मोहम्मद गौरी क्या करता था कि इन लोगों को खरीद लेता था और उनके ऊपर एक इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक निवेश की बात थी। उनको पढ़ाता लिखाता था, उनको युद्ध कौशल सिखाता था, और बड़े बड़े पद जो है उनको मिला करते थे। मोहम्मद गौरी कहता है कि किसी भी मनुष्य के 1 या 2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे हज़ारों हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुलामों को ही अपना पुत्र कहता था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि और उधर नहीं जाते, नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौस के बारे में हम नहीं जाते, वो ये राजनीतिक इतिहास है, हम सिर्फ भारत की बात करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में स्थानीय जनता के अनुरोध पे शासन संभाल दिया गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने लाहौर से शासन शुरू किया। देखिए ध्यान रखिए, लाहौर से शासन शुरू किया, दिल्ली से नहीं। लाहौर को अपना सीट ऑफ गवर्नेंस बनाया और उसने जो है वहाँ से शासन शुरू कर दिया। ठीक, उसके पश्चात जो है वहाँ पे शासन करने के बाद उसने किया। और देखिए वहाँ पर जब नई जगह पे गया और वहाँ पे बड़ा विरोध हो रहा था, राजपूतों से युद्ध हो रहा है, कई जगह से हो रहा है, खोखरों से युद्ध हो रहा है, कई लोगों से युद्ध करता जा रहा है, लेकिन और फिर उसके बाद 1210 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह शासक बनता है। लेकिन वो कुछ ही महीनों में इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बदायूं का सूबेदार था, उससे हटा दिया जाता है, और इल्तुतमिश जो होता है एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरता है, जो जिसने शासन 1211 से 1235-36 तक किया। और जब उसने शासन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली एक पहला शासक ऐसा था जिसने क्या किया, उसने जो है दिल्ली के प्रसिद्ध जो हैं 7 शहर, जो मैं बात की वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि दिल्ली के 7 सिटीज़ क्या हैं। तो उसने पहला 7 सिटीज़ में पहला जो सिटी है दिल्ली का, पहला वो कुतुब मीनार जहाँ पे आप दिल्ली में देखते हैं, वहाँ पे उसने पहला अपना जो है शहर बसाया। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कराया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो थी, वो एक पहले जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर था, उसको उसने मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर, और अनेक भवन बनाए। तो ये शहर बनाए। तो अब जो है, जो सामाजिक व्यवस्था अगर आप जानेंगे, तो आप ये जानिए कि जैसे मोहम्मद हबीब हैं, मोहम्मद हबीब एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, जो कि अभी जो इरफान हबीब का आपने नाम सुना होगा, उनके पिता थे। तो उन्होंने उत्तर भारत में शहरीकरण क्रांति के बारे में बात करी है। उत्तर भारत में शहरीकरण क्रांति तुर्कों के आगमन से होती है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि तुर्क लोग जो थे, इन लोगों ने इसके 2 आयाम ये बताते हैं
कहते हैं कि तुर्की विजय एक पैराडॉक्स ऑफ हिस्ट्री है, यानी विरोधाभास है, एक विरोधाभास है, क्योंकि एक इस तरीके के कॉमन लोग आए और कभी इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो कि इतना बड़ा देश जो इतना सुसंस्कृत, इतना कल्चर्ड था एज फार एज अपर क्लास इज कंसर्न, और इतना जो है रिसोर्सेज में ज़्यादा था, और इस तरीके से जो है किसी ने आए और उन्होंने कब्जा कर लिया इतने बड़े देश में। और जब आए तो इन्होंने नगरीय क्रांति को बढ़ावा दिया, और नगरीय क्रांति के इनके 2 आयाम बताते हैं। पहला आयाम वो ये बताते हैं कि पहला ये था कि जो रूलिंग क्लास था, जब तुर्कों ने जब यहाँ पर आए, जो रूलिंग क्लास था वो ठाकुरों के हाथ में था, क्षत्रियों के, तो उनको रिप्लेस किया, यानी नोबेलिटी जो है ठाकुर क्षत्रिय से रिप्लेस होके, यानी परिवर्तित होके तुर्कों के हाथ में जा रही है। यहाँ की तुर्की अधिकारी और तुर्की जो शासक वर्ग है वो उनके हाथ में जा रही है। और दूसरा आयाम उन्होंने बताया कि सामाजिक स्तर पे भी एक परिवर्तन होता है, कि अभी तक जो प्रोडक्टिव वर्ग था, यानी कि जो उत्पादक वर्ग था, वो शहरों से बाहर रहता था, क्योंकि जातिगत भेदभाव था, और जो अछूत थे, चंडाल थे, ये जो खेतिहर मजदूर थे, है ना, और जो कि कपड़े बुनते थे, ये सब लोगों को शहर में ना रह के शहर के बाहर ये लोग रहा करते थे। और जब ये लोग आए, तुर्क लोग आए, तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जातिगत व्यवस्था जो है उनकी जो है वो ख़त्म करी और उन लोगों को अधिकार दिया, और ये लोग जो हैं शहर में आके बसने लगे और जातिगत व्यवस्था टूटने लगी। मोहम्मद हबीब की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अभी जो बहुत सारे और दूसरे इतिहासकार कुछ और बात कहते हैं। वो ये बात कहते हैं कि एक्चुअली तुर्क लोग जो हैं, जैसे मुझे भी ऐसा लगता है एक्चुअली, कि जैसे आप मानिए, आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे देश में कब्जा कर लेते हैं, कुछ लोग, कुछ हज़ार लोग आके लाखों लोगों पर कब्जा कर लेते हैं, जहाँ की भाषा आपकी भाषा से अलग है। वो तुर्की बोलते थे, यहाँ पे पाली पर प्राकृत और ये सब लैंग्वेज चलती थी, है ना, और खान पान आपका अलग है, नस्ल आपकी अलग है, आपका धर्म अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, यानी आपका मैच जो है वो कहीं से कहीं उस नहीं हो रहा है, और आपको भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो आपकी है प्रॉब्लम है वो आपकी सुरक्षा की दृष्टि है, यानी कि उनकी मजबूरी है कि वो अपनी मिलिट्री कंटोनमेंट में रहें या मिलिट्री क्षेत्र में रहें, और मिलिट्री में वहाँ पे उसमें रहे, और जो नगर हैं, जो उस टाइम पे तत्कालिक नगर थे, उसमें तो उनको रहने को मिलना नहीं है ना। जातिगत आधार भी है, धार्मिक आधार भी है, और परस्पर अभी स्टार्टिंग में शत्रु भी हैं एक दूसरे के। तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे आसपास शहर बसाना शुरू किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला शहर बसाया। शहर बसाने के बाद एक, जैसे नगरीय क्रांति का वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या हुआ कि बाद के आने वाले सुल्तानों ने और जो उनके नोबल थे, यानी कि अधिकारी वर्ग थे, उन्होंने भी तमाम जगह पे अलग अलग छोटे छोटे शहर बसाना शुरू किया, और वहाँ पे अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, मस्जिदों का निर्माण कराया गया, महलों का निर्माण कराया गया, और भी जो हौजों का निर्माण कराया गया, यानी कि पानी की जहाँ से सप्लाई होती है। इस प्रकार से, यानी सुरक्षा की दृष्टि, और फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई यहाँ अपनी संस्कृति में रहना और दूसरी संस्कृति में, और जो कि संस्कृति आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। तो इस कारण से जो है नगरीय क्रांति का विकास होता है, और जो है उत्तर भारत में सल्तनत के आगमन से पूरे सल्तनत में कई सारे नगर जो हैं वो बसना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब नगर प्रारंभ हो जाते हैं तो बहुत सारे हिंदू वर्ग जो रहते हैं, हालांकि राजपूतों से लगातार जो है संघर्ष चल रहा है, और तुर्क लोग जो हैं राजपूतों का दमन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं लगातार विरोध करते जा रहे हैं। तो लड़ना तो आपको पड़ेगा ही, आपको मतलब आपकी अभी मोहब्बत जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, अभी तो बहुत तनाव का माहौल होगा, क्योंकि भाई एक सोशल क्लास आके आपके देश में आके रहता है, तो एक तनाव का माहौल तो होगा ही, और तनाव के माहौल में ताकत ही जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है। ताकत उनके पास थी, तुर्कों के पास, इस वजह से वो लोग यहाँ पर अपने नगर बसाने में कामयाब हुए, और सामाजिक जो शिथिलता है, जातिगत शिथिलता है, वो भी आने लगी, क्योंकि जब इनके नगर में भी फिर जो है आर्थिक कारणों से हिंदू बैंकर्स, सेठ, है ना, और जो महाजन, बनिया और विभिन्न वर्ग के लोग भी आके शहरों में रहने लगे। तुर्कों में नस्लीय भेदभाव है, जातीय भेदभाव नहीं है, ये समझिए। नस्ल का भेदभाव और जात का भेदभाव अलग है। भारत में जातिगत व्यवस्थाएं थीं, और इस वजह से जो हायर क्लास यानी उच्च वर्ग के हिंदू थे, वो निम्न वर्ग के हिंदुओं को मतलब एक साथ नहीं रहते थे, उनकी बस्तियां अलग हुआ करती थी। लेकिन जब इन लोगों ने शहर बसाया तो ये जातिगत व्यवस्था जो है वो टूटने लगी।
तो इसी को ही नगरी क्रांति करते हैं। तो ये जो है तुर्कों के आगमन से इंट्रोडक्शन जो है वो आप पा लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसके आगे फिर हम आपको और बताएंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।